अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे मैं आपको इंशाअल्लाह ताला लेक्चर भी कुछ भेज दूंगा। मज़ीद आप उनको पढ़ लेंगे और कुछ याद करने के साथ इंशाअल्लाह ताला वो आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी आज हमने अहम चीज़ें और सन वो हम डिस्कस करेंगे, और हमारा मकसद ये है कि हम उन चीज़ों को तसल्ली के साथ तैयार करें जो कि तहरीक पाकिस्तान से और पाकिस्तान की तारीख के हवाले से आपको पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, मगर ये टॉपिक हमें बतौर एक इस्लामिया स्कॉलर के, लेक्चरर हिस्ट्री, पाक स्टडीज स्कॉलर के, हमें ये पाकिस्तान की हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ना है। और पाकिस्तान की तारीख़ हर लिहाज से हमें उसको मुकम्मल करना है, क्योंकि इसके बारे में सवालात जो हैं वो लाजमी आ जाते हैं। और ये वो पोर्शन है कि पाकिस्तानी तारीख़ को पढ़ना ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी पेपर देते हैं, लेक्चरर के अलावा भी एनटीएस से देते हैं या आप पीपीएससी से पेपर देते हैं, तो सिंगल पेपर के अंदर भी, लेक्चरर के पेपर्स में भी आपको पाकिस्तान स्टडी का हर सूरत आपको क्वेश्चन आने होते हैं। सो जिस कदर ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ इस पोर्शन को हम रेडी करें, इस पोर्शन की तैयारी करें, ये लाजमी है, क्योंकि इस्लामियात वालों से और हिस्ट्री वालों से सबसे ज़्यादा सवाल इसी से होने हैं। और मैं अपनी भी बात बताऊं और बहुत सारे लोगों की बातें बताऊं, तो उनसे सवालात यही हुए हैं। पाकिस्तान स्टडी से मुझे खुद जो करारदाद मकासिद है उसके बारे में सवाल हुआ, मुझे करारदाद पाकिस्तान के बारे में सवाल हुआ, और ऐसे ही खुतबा इलाहाबाद के हवाले से सवाल हुआ। तो बहसीयत पाकिस्तानी एक शहरी, हमें अपने कंट्री के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। इनकी बेसिक चीज़ें और फेमस चीज़ें वो लाजमी पता होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान के जो मसाइल के हवाले से, मुआशी, मुआशरती, सियासी, आजकल मजहबी रवादारी और अक़लियतों के साथ होने वाले मामलात, इन सारी चीज़ों के हवाले से हमें एक डीपली स्टडी ज़रूरी है। सो इस हवाले से हमें स्टडी करना चाहिए बुक्स को, और मुख्तलिफ थाट्स जो है वो हमें ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए। तो आज अभी जो हम चीज़ें को शुरू करेंगे, इसमें हम आपको इंशाअल्लाह चंद एक किताबें बताएंगे, और उसके बाद जो है हम आगे वो पढ़ेंगे तहरीके पाकिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्किप करेंगे, मगर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे आपको इंशाअल्लाह ताला बताई जाएंगी। सबसे पहले आप ज़रा देखते हैं, तो किताबों के हवाले से आप जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से चलती हैं, तो यहाँ पर उन किताबों का नाम मैं लिखूँगा, तो आप उन किताबों को ज़रूर देखिएगा कि मुसलमानों का निज़ाम नज़्म मुमलकत, मुसलमानों का नज़्म मुमलकत, ये किताब है। और ये किताब है मुसलमानों का निज़ाम मुमलकत, हसन इब्राहीम हसन की, हसन इब्राहीम हसन की ये किताब है, जिसको आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा मुग़लों के ज़वाल से क़याम पाकिस्तान तक, मुग़लों के ज़वाल से क़याम पाकिस्तान तक, ये एक अहम किताब है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट वेट कीजिएगा। जी, ये अभी हम पाकिस्तान, और ये सवाल आपके लिए जनरल नॉलेज और पीपीएससी के लिए बड़े अहम है, और किसी भी पेपर में ये आने वाले सवालात हैं। किताबों के हवाले से पढ़ रहे थे कि मुग़लों के ज़वाल से क़याम पाकिस्तान तक, ये सैयद हाशमी फरीदाबादी की, सैयद हाशमी फरीदाबादी की। आप कोई भी टेस्ट देते हैं, उस पे जो बुक्स हैं, किताब याद है, ये 8 से 10 नंबर की पूछी जाती है। इसके बाद है बर्रे अजीम पाको हिंद की मिलत इस्लामिया, मैं मुख्तसर नाम लिख रहा हूँ,
बर्रे सगीर पाक हिंद की मिलत इस्लामिया, ये बड़ी अहम किताब है सरबत सौलत की। ये इश्तियाक हुसैन कुरैशी की ये किताब है, ये इश्तियाक हुसैन कुरैशी की एक अहम किताब है। जी, इसके बाद किताब आती है आप तारीख नजरिया पाकिस्तान, तारीख नजरिया पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान। इसमें आप इस किताब का मुसन्निफ है सैयद मोहम्मद असलम, सैयद मोहम्मद असलम, ये है तारीख नजरिया पाकिस्तान के। और फिर मिलत इस्लामिया की मुख्तसर तारीख, ये है सरबत सौलत की, मिलत इस्लामिया की मुख्तसर तारीख, ये है सरबत सौलत की। सर कैंडी कैमरा ऑन कर लीजिए। तो भाई कैमरा ऑन है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं क्या? जी, इसके बाद है पाकिस्तान नागुज़ीर था, सैयद हसन रियाज की, सैयद हसन रियाज की पाकिस्तान नागुज़ीर था, ये किताब है, ये भी आपने जहन में रखनी। इसके अलावा एक किताब है इंसान कामिल, ये किताब डॉक्टर खालिद अलवी की, ठीक है, डॉक्टर खालिद अलवी की। 3 किताबें और हैं जो आपने देखनी है, इसमें है रोदे कौसर, ये कौसर के नाम से, और आबे कौसर, मौजे कौसर, ठीक है, ये एस.एम. इकराम की किताबें हैं तीनों, और ये 1 से 2 दफा पेपर में ये पूछी गई हैं। सो आपने ये भी देखना है कि इन किताबों के हवाले से अगर कोई सवाल आ जाए तो आपने इसको क्लियर करना है। सो ये किताबों के नाम हैं जिनको आपने अच्छी तरह देखना है। अब हम जरा देखते हैं कि तहरीक पाकिस्तान बेसिकली शुरू कहां से होती है, कि मुगलिया के कुछ नोट्स और लेक्चर आज मैंने आपको शेयर करने हैं, वो सिर्फ आप सुन लीजिएगा, ये लेक्चर हिस्ट्री वालों के लिए बहुत जरूरी है। तो 1857 जंग आजादी, पाकिस्तान की तारीख का आगाज हम करते हैं यहां से, अगरचे यहां पे कोई भी नाम लेने वाला नहीं है पाकिस्तान का, मगर बेसिकली 1857 की जंग आजादी के बाद जो है वो पाकिस्तान की तहरीक का आगाज हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले जो एक बड़ी शख्सियत आती है, उनका नाम जो है वो है तहरीक अलीगढ़, तहरीक अलीगढ़। अलीगढ़ की तहरीक जो है ये उस दौर की मुसलमानों के लिए एक आबे हयात का काम कर रही थी, कि मुसलमानों को दवाम बख्श रही थी। अब ये तहरीक और इस तहरीक के जो रूह रवा थे वो सर सैयद अहमद खान थे, सर सैयद अहमद खान। अच्छा, सर सैयद अहमद खान के बारे में, ये वो शख्सियत है जो एजुकेशन में भी शामिल है, ये वो शख्सियत है जो उर्दू में भी शामिल है, ये वो शख्सियत है जो इस्लामियात में भी शामिल है। और बर्रे सगीर की तारीख में अगर सर सैयद का नाम जिक्र ना किया जाए तो वो तारीख अधूरी है। तो तहरीक अलीगढ़ की खिदमात, सर सैयद अहमद की खिदमात, ये अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा है, और इस्लामी नुक्ता नज़र से भी सर सैयद अहमद खान की जो खिदमात है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस लिहाज से खुतबात अहमदिया आपकी एक किताब है जो लाइफ ऑफ द मोहम्मद के जवाब के अंदर विलियम म्योर के जवाब के में लिखी थी, खुतबात अहमदिया। तो अब तहरीक अलीगढ़ के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि उनके एग्जैक्ट जो है वो सनीन जो है वो याद करने हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको बता दूंगा, अगरचे थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो ये उर्दू वालों को और जनरल नॉलेज के लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस्लामियात वालों से इसके बारे में लाजमी सवाल होता है कि सर सैयद के बारे में आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे लोग जो है ना इसको, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनकरीन हदीस में इसको शामिल करते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा चीज़ें साबित नहीं है। कुछ एतराज़ात हैं वो किसी भी शख्सियत पे हो सकते हैं। तो हमें एक पब्लिक पोस्ट पे और एक पब्लिक प्लेटफार्म पे जब हमने इस शख्सियत की बात करनी है, सर सैयद के बारे में, हमने हमेशा अच्छे अल्फाज और सर सैयद की खिदमात का एतराफ़ करना है। और इस लिहाज से नो डाउट कि सर सैयद अहमद खान की खिदमात बहुत ज़्यादा है। 1817 को पैदा हुए हैं और 1898 को सर सैयद अहमद की वफ़ात है।
सर सैयद अहमद खान ने बहुत ज़्यादा खिदमतें की। अब उसमें से कुछ इदारे हैं, वो है सबसे पहले मुरादाबाद स्कूल है, ठीक है, उसके बाद गाजीपुर स्कूल है, और ये 1959 को आई थिंक बनाया, और ये 1800 ये 62 को है। फिर साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो 18, ये एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मगर ये सिर्फ आपको याद रहने चाहिए, ये 1863 या 64 की बात आती है। अब 1864 वो दौर है, 1864 के जब पाकिस्तान के अंदर जो अभी भी एक बड़ी मारूफ यूनिवर्सिटी है GCU, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज का जो आगाज किया है वो तहरीके अलीगढ़ की वजह से हुआ है। और ये अगरचे उसके असर नहीं है, मगर ये बरे सगीर में जो लाहौर के अंदर कॉलेज बना है वो सर सैयद अहमद खान के उधर स्कूल बनाने में, और खास तौर पर इधर जो है वो आगाज होता है GCU का। और एक सन ये आपने याद रखना है कि 1864 में ये गवर्नमेंट कॉलेज बना है, और 1882 ये पंजाब यूनिवर्सिटी का सन है कि पंजाब यूनिवर्सिटी कब बनी है, 1882, और 1864 में गवर्नमेंट कॉलेज जिसको आप GC यूनिवर्सिटी आजकल कहते हैं, ये आपने ध्यान में रखना। तो उधर अलीगढ़ के अंदर जो मुख्तलिफ इलाके हैं उधर ये इदारे बने हैं। मुरादाबाद ये भी सर सैयद की कावज से, गाजीपुर स्कूल ये भी सर सैयद की कावज से, साइंटिफिक सोसाइटी ये भी सर सैयद अहमद की कावज से, और बेसिकली हम इस तहरीक को भी तहरीके अलीगढ़ का नाम देते हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ जिसको हम कहते हैं उर्दू हिंदी तनाजा, ठीक है, जुबान का झगड़ा था, ये हुआ था, और ये मारूफ है 1867 में। 1867 में बनारस शहर के अंदर ये उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ था, और उस वक्त जो है सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर काम किया। जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के हालात जो है ना वो बहुत पस्त थे, मुख्तलिफ जुल्म सितम का शिकार थे। हिंदू अपनी मक्कारी और चलाकी की वजह से अंग्रेज़ों के हम नवा थे, और मुसलमान चूँकि गदर जो है 1857 की होने वाली जंग आज़ादी उसका बराह रास्त जो है मुरूद इल्ज़ाम जो ठहराया जा रहा था वो बरे सगीर के मुसलमानों को ठहराया जा रहा था, और जिस वजह से बरे सगीर के अंदर हुकूमत करने वाले अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने मुसलमानों को अब जो है अपने अताब का निशाना बनाया। और फिर जब जुल्म सितम हुए, और इस वक्त मुसलमानों की तादाद एजुकेशन के लिहाज से बहुत पस्त थे, तो अब अंग्रेज़ों के साथ सरकारी मुलाजमतों के हवाले से, अंग्रेज़ों के साथ मामलात के हवाले से, अब वहाँ पे वो सोच थी कि कोई जो बरे सगीर के जो लोग हैं वो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, इंग्लिश को पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए, इवन के कुफर के और हराम के फतवे आ रहे थे वहाँ पे। सो सर सैयद अहमद खान ने ये साइंटिफिक जो है सोसाइटी, फिर मुख्तलिफ किताबों के तर्जमे हुए, फिर आगे एक मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। अब बेसिकली जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं ये वो कॉन्फ्रेंसेस थी जो लोगों को एजुकेशन के करीब लाने के लिए थी, और सर सैयद मुख्तलिफ इलाकों में अपने रफ़ाक़ा के साथ वहाँ पे जाकर सर सैयद अहमद खान उन लोगों के माइंडसेट को चेंज करते थे, तब्दील करने की कोशिश करते थे, और इन इदारों में लाते थे। अब बेसिकली एतराज़ भी वहाँ पे यही हुआ कि सर सैयद जो है ये अंग्रेज़ों से एड से लेते हैं, मदद लेते हैं, लिहाजा वहाँ पे भी उनके ऊपर सर सैयद अहमद खान तहरीक अलीगढ़ को निशाना बनाया गया। तो ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सोचें लोगों की रही हैं। सिर्फ हमें ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये जितनी भी कोशिशें थी, अगरचे अंग्रेज़ों के साथ मिलकर वो और मुसलमानों को अंग्रेज़ी पढ़ाना, वो बुनियादी तौर पर सर सैयद के मुताबिक यही था कि मुसलमानों को अपने पाँव पे खड़ा किया जा सके, और जो है वो कामयाबी जो मुलाजमतों में और कामयाबी जो अंग्रेज़ों के साथ ताल्लुकात में है वो बनाई जाए। फिर इसी वजह से आप सर सैयद की जो मुख्तलिफ किताबें हैं वो भी देखते हैं, तरीक़े सरकशी बजनौर है, रिसाला असार सनादीद है, और ऐसे ही जो आप खुतबात अहमिया देखते हैं, फिर कुरान का तर्जमा देखते हैं,
तो ये सारी सर सैयद अहमद की जो खिदमात हैं, अदबी खिदमात, तहरीके अलीगढ़ की मुआशरती, सियासी, अदबी खिदमात बहुत ज़्यादा है, तालीमी खिदमात तो बहुत ज़्यादा है। तो बर मुसलमानों के लिए उन्होंने काम किया और फिर जाकर सर सैयद अहमद खान ने इन स्कूलों को, अलीगढ़ स्कूल को 1875 के अंदर उसको हाई स्कूल का दर्जा दिलवाया, हाई स्कूल का। और फिर 1877 को ये इसको कॉलेज का दर्जा दे दिया गया, कॉलेज का दर्जा मिला। किसको? अलीगढ़ हाई स्कूल को कॉलेज का दर्जा मिला। इसके बाद जो है फिर कांग्रेस जो है उसका क़याम, ए ह्यूम जो पहले उसके सरबराह थे 1885 में आई थिंक, तो कांग्रेस मार्ज वजूद में। अब कांग्रेस बेसिकली ये नहीं था कि ये एक हिंदू पार्टी है, कांग्रेस बरे सगीर को रिप्रेजेंट करने वाली एक पार्टी थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बाकायदा तौर पर बात करती थी। अब इसमें वो सारे लोग शामिल थे जो मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम थे, सारे बरे सगीर के जो सरकर्दा लोग हैं वो इस कांग्रेस पार्टी में शामिल थे। अगरचे ये कांग्रेस पार्टी बाद में मफादात के टकराव की वजह से हिंदुओं की एक जमात ठहरी, और इसके साथ साथ फिर जो है वो मुसलमानों ने 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनाई, मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो ढाका के अंदर जो इजलास हुआ, वहां पे 1906 में मुस्लिम लीग बनाई गई और इसके बाद लोग इसमें शामिल हुए। अब तहरीके पाकिस्तान के हवाले से आप एक और देखें तो 1905 में एक बहुत बड़ी तकसीम हुई थी, उसको कहते हैं तकसीमे बंगाल, तकसीमे बंगाल। अब तकसीमे बंगाल बेसिकली क्या था कि ये दो इलाके थे, एक मशरकी बंगाल था और एक था मगरबी बंगाल। मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल, मशरकी बंगाल आजकल का बांग्लादेश है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? बांग्लादेश का पुराना नाम है मशरकी पाकिस्तान, और उससे पहले क्या नाम था जो मशरकी पाकिस्तान से, तो वो ये बंगाल था, उस वक्त क्या नाम था? बंगाल। तो ये मशरकी बंगाल हम इसको कह सकते हैं। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा इलाका है और बांग्लादेश के अंदर सुंदरबन का जंगल जो है बहुत बड़ा जंगल है, और इन इलाकों में जो है वो सारी की सारी जो बहरी तजारत थी, बंदरगाह थी, उसमें दो बंदरगाहें थी। एक बंदरगाह चट्टागांग की बंदरगाह थी जो कि बांग्लादेश में थी, ढाका में, बांग्लादेश में, और इसके साथ दूसरी बंदरगाह है जो मगरबी बंगाल में थी, जो खास तौर पर कोलकाता के हवाले से, ठीक है। तो कोलकाता मगरबी बंगाल का एक बड़ा शहर है जिसके अंदर अछूत और बाकी इन निचले तबकों की कौमें बहुत ज्यादा वहां पे मौजूद थी। अब आप जब देखते हैं तो इतने बड़े इलाके को एक सूबे में तकसीम किया हुआ था, तो फिर बहुत ज्यादा इख्तलाफ हुए और राजधानी को तकसीम करने के लिए, मामला को बेहतर तरीके से चलाने के लिए इसके दो हिस्से किए गए, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत बेहतर था। 1905 में बंगाल, तकसीम बंगाल हुई, मगर हिंदुओं की जो चलाकी और मकारी और अपने अपने मफादात की जंग की वजह से दोबारा ये बंगाल की तकसीम जो है 1911 के अंदर ये दोबारा तकसीम जो है वो तनसीख में तब्दील हो गई, यानी कि इसको मनसूख कर दिया गया 1911 के अंदर। अब 1912 में जंगे बलकान शुरू हो गई, 1912 के अंदर जंगे बलकान शुरू हुई, और जंगे बलकान जो है वो मैंने आपको लेक्चर दिया था सल्तनत तुर्की पे, उस्मानिया पे, उसमें जो सेकंड लेक्चर है उसके अंदर जंग अजीम का भी जिक्र है, सारी चीजों का भी। अब फिर वहां पे 1913 के अंदर जो है वो शामिल होते हैं मुस्लिम लीग में कायदे आजम, और इसके साथ साथ आप बाकायदा तौर पर रुकन रहे हैं उनके कांग्रेस के भी आप रुकन थे, मगर मुस्लिम लीग में आपने शमूलियत कर ली थी। अब फिर 1914 के अंदर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी जो कि जंगे अजीम अव्वल कहलाती है, जंगे अजीम अव्वल। ये जंगे बलकान के बाद है, और जंगे बलकान से वापसी पर लोग जो है ना वो वहां पे भेजे गए थे। तो अब जंगे अजीम अव्वल, उसमें आपको पता है कि जर्मनी और जो है तुर्की ये एक तरफ थे, और इसके साथ साथ फिर जो बरतानिया, फ्रांस ये एक तरफ थे,
और इनका इत्तेहाद था। तो ये अजीम इत्तेहाद जो है ये इनके खिलाफ लड़ा और फिर तुर्की के हिस्से किए गए। अब ये जंग 1914 से लेकर 1919 तक ये जारी रही है, ठीक है। और यही वजह है कि जब इस जंग का फैसला हुआ और जो है उनको शिकस्त हुई, तो जितने भी हलीफ थे तुर्की ने साथ दिया था। इस वजह से अब तुर्की के भी हिस्से किए गए और ये तुर्की के हिस्से बांटे गए। अब तुर्की की खिलाफत उस वक्त कायम थी, तो बरे सगीर के अंदर उस खिलाफत को बचाने के लिए तहरीके खिलाफत खड़ी हुई थी, तहरीके खिलाफत। और ये बहुत जोरों शोर से चली। तहरीके तरके अम्वाल जो है वो भी तहरीक बड़े जोरों शोर से चली। और इसमें जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, जिन्होंने इस तहरीक को बड़ी कामयाबी से चलाया। इसके साथ साथ इस तहरीक में जो गांधी थे वो भी शामिल थे, गांधी वो भी इस तहरीक में शामिल थे। अब इससे पहले आप आए तो 1916 के अंदर इस मिसाके लखनऊ भी हुआ। मिसाके लखनऊ ये एक मुआहदा था अछूतों के दरमियान, एक पूना पैक्ट था वो वाला, ठीक है। मुसलमानों की डिवाइड पे, वोटिंग पे और उनके हिस्से पे एक मिसाक हुआ 1916 में, मिसाके लखनऊ, ठीक है। इसके बाद आप चलते हैं तो तहरीके खिलाफत है। तहरीके खिलाफत मौलाना मोहम्मद अली जौहर और बड़े जो सरकर्दा लीडर हैं जो है अली बरादरान हैं वो भी इसमें शामिल थे। अगरचे तहरीके खिलाफत ने शुरू में बड़ा जोर उठाया, मगर ये तहरीके खिलाफत जो है वो बाकायदा तौर पर खत्म हो गया और इसके इख्तिताम जो है 1924 के अंदर तहरीके खिलाफत जो है वो खत्म हो गया। 1921 में फिर कायदे आजम ने कांग्रेस से टोटल इस्तीफा दे दिया और फिर कांग्रेस को छोड़कर आप बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग के लिए काम करते रहे और आपने फिर पाकिस्तान और आज़ाद मुल्क के लिए एक जद्दोजहद जो है वो उसका आगाज किया। ये तहरीके पाकिस्तान चल रही है। इसके बाद फिर आप चलते हैं तो 1924 में तहरीक खिलाफत इस नतीजे पर ख़त्म हुई कि जब वाक़या चोरा चोरी हुआ तो थाने के अंदर एक थाने को आग लगा दी जिसमें चंद सिपाही भी जल गए। और इस तहरीक, इस वाक़े से जो है ना सबब बना के गांधी ने इस तहरीक को अचानक ख़त्म कर दिया उस वक़्त कि जब सारे मुसलमानों की जो लीडर है वो जेलों में थे। एक तो ये हुआ। इसके बाद आप मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो ख़ास तौर पर जो तीन चीज़ें आती हैं, तजावीज़ दिल्ली 1927 में और इसके साथ नेहरू रिपोर्ट 1928 में और फिर कायदे आज़म के 14 नुकात 1929 में, आई थिंक। तो ये 3 साल और आखिर चौथा अहम साल है 1930 में, ये था खुतबा इलाहाबाद। खुतबा इलाहाबाद, आप सबको मैं यहाँ पे खुतबा इलाहाबाद का मतन नहीं पढ़ रहा, मगर ये है कि आपको अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद के हवाले से मारूफ चीज़ें ज़रूर पता हो। कम से कम 3-4 जुमले ये आप में से हर एक बंदे को पता होना चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट का जानने वाला है, क्योंकि इसके बारे में सवाल हो जाता है। खुतबा इलाहाबाद 1930 में। फिर आप देखते हैं तो 1930 के आखिर पे जो है पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है, गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन के अंदर हुई है, ठीक है, बरतानिया। वहां पे गए और इकबाल ने भी शिरकत की दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में, तीसरी में भी शिरकत की। तो 1931 में फिर दूसरी हुई है और 1932 में फिर तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है और इकबाल इसमें गए थे और मुख्तलिफ जगहों पे भी आपने फिर इलाकों की भी सैर की, जैसे कि यूरोप के हवाले से। अब इसके बाद आप देखते हैं तो इंडिया एक्ट, ऑल इंडिया एक्ट जो है वो 1935 में इंडिया एक्ट मंजूर हुआ, ठीक है। इसके बाद आप चले जाते हैं तो कांग्रेसी वजारतें आम इंतखाबात में 1937 से 1939 तक रही। ये कांग्रेसी वजारतें थी, ठीक है, और इन्होंने बेबहा मुसलमानों पे जुल्म व सितम किए थे। मैं मुख्तसर कर रहा हूं तारीख ताकि आपको सनीन याद रहे। और फिर यौम निजात जब कांग्रेसी वजारतें खत्म हुई तो कायदे आज़म के कहने पे यौम निजात मनाया गया। अब एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता रहा, मगर ये 1939 में मनाया गया, ठीक है। 22 जुलाई थी आई थिंक 1939 में ये यौम निजात मनाया गया। और उसके अगले साल ही एक बहुत बड़ी करारदाद, अब ये जो पाकिस्तान के हवाले से
ये जो तहरीक है ना, इसका आगाज अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद से हो गया था। और उसके बाद आप 1933 के अंदर तहरीक पाकिस्तान के हवाले से चौधरी रहमत अली ने 1933 में एक रिसाला लिखा, नाउ एंड नेवर, नाउ एंड अब नहीं तो कभी नहीं, ये एक रिसाला लिखा उन्होंने। और उसमें पाकिस्तान का नाम उन्होंने, इस इस्लामी रियासत का नाम जो है वो पाकिस्तान तजवीज किया था, ये 1933 में। अब आगे चलते हैं तो 1940 में मशहूर व मारूफ जो है वो करारदाद, जिसको करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, मशहूर व मारूफ करारदाद, करारदाद पाकिस्तान जो है ये 23 मार्च 1940, इसी वजह से मार्च की 23 मार्च को छुट्टी होती है, ये पाकिस्तान की करारदाद पेश। अब इसके 5 नुकात ये आपने सब ने लाजमी पढ़ने, कम से कम आपको करारदाद पाकिस्तान के 5 नुकात याद हो कि इस करारदाद में क्या कहा गया था, क्या उसूल थे या क्या चीजें थी किनको इस करारदाद में तस्लीम किया गया था। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है। और शेर बंगाल ए के फजलुल हक ने यह करारदाद पेश की थी। ठीक है, और ये करारदाद हुई थी मंटो पार्क। ठीक है, और इस करारदाद की याद में यहां पे एक मीनार पाकिस्तान बनाया, और मंटो पार्क का नाम फिर रखा गया इकबाल पार्क। ठीक है, मीनार पाकिस्तान वाला। अब आजकल उसका नाम है ग्रेटर इकबाल पार्क। ठीक है, आजकल उसका नाम ग्रेटर इकबाल पार्क। तो ये 23 मार्च 1940 में, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी। तो यहां पे ही वो मस्जिद है, बादशाही मस्जिद, यहां पे ही शाही किला है, और यहां पे ही फिर 1938 में जब वफात हुई 21 अप्रैल 1938 अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की, तो उनको बादशाही मस्जिद के अहाते सेन के अंदर, यानी अहाते के साथ ही मुत्तसिल वहां पे आपको दफन किया गया। तो अब 1942 में आई थिंक एक क्रिप्स मिशन आया, और 1944 में फिर जना गांधी मुज़ाकरात हुए, जना गांधी मुज़ाकरात हुए, ये 1944 में। और फिर 1946 में आम इंतखाबात हुए, 1946 के अंदर आम इंतखाबात। अब 1945-46 के जो आम इंतखाबात थे उसके अंदर आप देखते हैं तो मुसलमानों के जो 5 वजीर भी इसके अंदर शामिल थे, जिसमें वजीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल थे जो कि एक अछूत लीडर थे, और इसके साथ साथ जो है आप वजीर खजाना जो बताए जाते हैं वो लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे भी रहे। अब यहां से आके फिर पाकिस्तान के हवाले से जो मुख्तलिफ तहरीकें हैं वो चली, और 1947 जो है जुलाई 1900 कानून आज़ादी हिंद जुलाई 1941 में मंजूर हुआ, और इस 1947 में, और उसके बाद 14 अगस्त जैसे कि हमारी डेट बताई जाती है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे आ गया और ऐलान हो गया। और इसके बाद जो है पाकिस्तान की पहली जो है वो काबीना वो बनी। अब पाकिस्तान की जो तहरीक है वो सारी खत्म हुई, और पाकिस्तान एक अपना आज़ाद खुद मुख्तार एक रियासत बन गई। और पहली काबीना में जो लोग थे, ये बहुत याद रखने वाली है, यहाँ पे कुछ जनरल नॉलेज के सवाल हैं। पहली काबीना में मुख्तलिफ वजीर थे। अब असम्बली की कुल तादाद थी 69। असम्बली थी मौजूद कराची में। पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कौन सा था? कराची। और उसके बाद 1959 को यानी कि 1960 को जो है ना ये इस्लामाबाद बना है, अयूब खान के दौर में इस्लामाबाद। ठीक है, पहला कराची था। अब यहां पे जो वजीर बने उसमें सबसे पहले गवर्नर जनरल, ये ओहदा था किसके पास? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पास। और हिंदुस्तान के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो वही रहे। अब मुख्तलिफ ओहदे बने हैं जिसमें वजीर आजम और वजीर खारजा, वजीर आजम वजीर खारजा, पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा या वजीर आजम वो लियाकत अली खान,
नवाबजादा लियाकत अली खान, वो बने। इसके बाद है वजीर मवासलात। मवासलात के जो वजीर थे वो बने सरदार अब्दुर्रब निश्तर, वो वजीर मवासलात थे। फिर वजीर कानून इस्माइल इब्राहिम चंद्रीगर। इसके बाद है वजीर कानून और मेहनत जोगिंदर नाथ मंडल। इसके बाद वजीर खजाना मलिक गुलाम मोहम्मद, पाकिस्तान के पहले वजीर खजाना। वजीर खुराक फूड के जो मिनिस्टर थे राजा गजफर अली, वो इसके वजीर खुराक। और इतलात और वजीर तालीम, सबसे पहले वजीर तालीम फजलुर रहमान थे, फजलुर रहमान, ठीक है, उस वक्त वो वजीर तालीम थे। अब पाकिस्तान के जो कुल असासे थे उस वक्त जो मिले पाकिस्तान के 4 अरब। ये बहुत ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा बातें हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ हम मेन चीजें आपको बताएंगे जो आपको पेपर के अंदर आने वाली है। क्या पाकिस्तान के 4 अरब असासे थे, 75% असासे थे, 4 अरब 75 हिस्से उनको चले गए। और यहां पे खान अब्दुल गफ्फार खान को इसने पख्तूनस्तान का भी शोशा छोड़ा था, इसको सरहदी गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। पहले वजीर आजम लियाकत अली खान बने और मई 1950 में इन्होंने दौरा किया था अमेरिका का। सबसे पहले पाकिस्तान को कबूल किया था ईरान ने, ठीक है। और अमेरिका के दौरे के साथ ही सोवियत यूनियन जो है वो मुखालिफ बन गई पाकिस्तान के। सोवियत यूनियन जो है उस वक्त की रशिया के जो आज़ाद रियासतों पे मुश्तमिल एक बहुत बड़ी यूनियन थी, जिसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे इलाके उसमें शामिल थे, और रशिया खुद, ठीक है। और आज भी रकबे के लिहाज से रशिया जो है एक बहुत बड़ा मुल्क है। और इसके बाद एक बड़ी अहम तहरीक है जिसके अंदर मुसलमानों के लिए कुछ डायरेक्शन तय की गई, और उसके अंदर उलमा का किरदार मौलाना तकी उस्मानी जो है, शबीर अहमद उस्मानी, उनके हवाले से और बहुत सारे दीगर उलमा की ने जो उन्होंने करारदाद पेश की, वो है करारदाद मकासद। इसका साना 1949, ये भी 12 मार्च 1949 को मंजूर की गई। और इसकी शिक्के भी 5 शिक्के आपने याद रखनी है, मुख्तलिफ शिक्के, ठीक है, ये याद रखनी। और इसी तरह 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान को सैयद अकबर नामी एक शख्स था जिसने रावलपिंडी के लियाकत बाग के अंदर जो है ना वो लियाकत अली खान को कत्ल किया, गोली मारकर, ठीक है। तो इस तरह कायदे मिल्लत और शहीद मिल्लत का जो खिताब है वो लियाकत अली खान का है, कायदे मिल्लत और शहीद मिल्लत। अब दूसरे नंबर पर जो वजीर आज़म बने, और आपको पता 1948 को अल्लामा इकबाल भी जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए, और इसके साथ साथ 1 जुलाई 1948 को अल्लामा इकबाल ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था, स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था, ये भी आपने याद रखना। ख्वाजा नाज़मुद्दीन दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है 14 सितंबर 1900 जो है ये दूसरे गवर्नर जनरल ये बने। 16 अक्टूबर 1951 तक इन्होंने काम किया कायदे आज़म के बाद। 14 सितंबर 1948 को ये बने और 16 अक्टूबर 1951 तक बतौर जो है ना इन्होंने गवर्नर जनरल काम किया, और फिर 17 अप्रैल 1953 तक भी ये काम करते वजीर आज़म रहे हैं उस वक्त। तो अब इसी दौर में ये आपको बता दें ख्वाजा नाज़मुद्दीन का दौर था जिस दौर में जो तहरीक ख़त्म नबूवत है वो चलती रही है, क्योंकि पहले वजीर खारजा सर ज़फ़रुल्लाह खान जो थे वो भी कादियानी थे, और इनको हटाने के लिए ये तहरीक जो है ना वो शुरू की गई थी। 6 मार्च 1953 को लाहौर के अंदर जो है ना वो मार्शल लॉ लगाना पड़ा था इस तहरीक की वजह से। तो इस तहरीक का आगाज़ जो है ना तहरीक ख़त्म नबूवत, इसका आगाज़ भी 1953 में हो गया था, या सर जो है ना ज़फ़रुल्लाह खान जो थे वो कादियानी वजीर खारजा बने थे। अब इसके बाद गवर्नर जनरल तीसरे, ये पहले कायदे आज़म, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ये अभी गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूं।
तीसरे नंबर पर जो गवर्नर जनरल बने हैं वो मलिक गुलाम मोहम्मद, मलिक गुलाम मोहम्मद, ये गवर्नर जनरल है। 1951 था 1955, 1951 था 1955, ये गवर्नर जनरल रहे हैं। क्योंकि जो है ना ख्वाजा नाज़मुद्दीन 1900 जो है 51 तक थे और उसके बाद 53 तक ये वजीर आजम रहे हैं, ठीक है। तो मलिक गुलाम मोहम्मद 1951 से 1955 तक क्या रहे हैं, ये गवर्नर जनरल। अब बुनियादी उसूलों की कमेटी भी इन्होंने बनाई 22 दिसंबर 1952 को। बुनियादी उसूलों की कमेटी ये बनाई किसने, मलिक गुलाम मोहम्मद ने, बुनियादी 22 दिसंबर 1952 को। और इसी रिपोर्ट में मुल्क को 2 ऐवानी मुकन्ना जो है वो तजवीज़ की गई कि मुल्क के अंदर 2 मुकन्ना हों, जिसको हम कहते हैं आजकल भी हमारे पास वही है, एक ऐवान बाला है और एक ऐवान ज़री है। एक ऐवान बाला सेनेट है और ऐवान ज़री जो है वो कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली को कहते हैं। और ऐवान बाला में वो कहते हैं कि 120 अरकान और ऐवान ज़री में 400 अरकान। तो इसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन को 1900 जो है बरतरफ कर दिया गया, ठीक है। तो आपके बाद जो आए वो है मोहम्मद अली बोगरा। इसके बाद आए थे जी मोहम्मद अली बोगरा। गवर्नर जनरल ये 3 ही रहे हैं। इसके बाद गवर्नर जो वजीर आजम बनता है मोहम्मद अली बोगरा 1953 तो 1955, ठीक है। तो 3 गवर्नर जनरल रहे, कायदे आजम और इसके साथ मलिक गुलाम मोहम्मद और साथ में ख्वाजा नाज़मुद्दीन। फिर इसके बाद जो है मोहम्मद अली बोगरा वो आए और ये 1953 से लेकर 1955 तक रहे, ठीक है। बेसिकली अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो है ना ममालिक में आप रहे और वहां से आपने बड़ा गल्ला भी इकट्ठा किया और पाकिस्तान सेंटो का 1954 को मेंबर बन गया। ये सेंटो और सीटो ये लफ्ज आता है 1955 को ये मेंबर हुआ। इसके बाद बोगरा फार्मूला बड़ा अहम मशहूर था। आइनी तातल को ख़त्म करने के लिए अपनी इसने सिफारिशात मुरतब की। 17 अक्टूबर 1953 को इन्होंने असम्बली में पेश की और ऐवान बाला में 50 और 300 लोगों ने इसको मंजूर किया। और इसके बाद चौधरी मोहम्मद अली, फिर सैयद हुसैन शहीद सोहरवर्दी, 6वें नंबर पर फिर इब्राहिम इस्माइल, 7वें नंबर पर मलिक फिरोज खान नून, 8वें नंबर पर जनरल मोहम्मद अयूब और फिर मशरकी पाकिस्तान के जो इलेक्शन है, जब इलेक्शन हुए मार्च 1954 को ये मशरकी इंतखाबात हुए थे, जिसमें से 309 में से 222 मुतहदा महाज ने सीटें हासिल की थी और इसके बावजूद कि पहली असम्बली को उन्होंने बरतरफ कर दिया 1954 को मलिक गुलाम। फिर इसके बाद नायब वजीर आजम पाकिस्तान के भी दौर में रहे और एक ही हैं, वो है चौधरी परवेज रहीम, जो 25 जून पीपल्स पार्टी की दौर हुकूमत में 2012 से लेकर 24 मार्च 2013 तक जो है नायब वजीर आजम रहे हैं। तो इस लिहाज से गवर्नर जनरल जो है ना वो 4 अब गवर्नर जनरल है पाकिस्तान के, जिसमें से सबसे पहले कायदे आजम को मिला के 4, बाकी 3 है। सबसे पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल हैं, ये रहे हैं 19 सितंबर 1948 तक। अब दूसरे नंबर पर जो गवर्नर जनरल रहे वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ये अक्टूबर 1951 तक दूसरे। तीसरे गवर्नर जनरल है मलिक गुलाम मोहम्मद, ये तीसरे गवर्नर जनरल है जो कि 1955 तक रहे हैं। चौथे नंबर पर जो गवर्नर जनरल है वो है सिकंदर अली मिर्जा, ये है पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के पहले सदर। ये याद रखें, ये आखिरी गवर्नर जनरल हैं जो कि रहे हैं मार्च 1956 तक, मार्च 1956 तक। अब 4 गवर्नर जनरल कायदे आजम को शामिल करके, तो सिकंदर अली मिर्जा आखिरी, कायदे आजम पहले
और पहले सदर जो है वो सिकंदर अली मिर्जा, पहले वजीर आजम जो है वो लियाकत अली खान। ये चीजें याद रखने वाली है। और इसके बाद 23 मार्च 1956 के आइन नफाज पर पाकिस्तान में गवर्नर जनरल का जो ओहदा है वो खत्म कर दिया गया। अब पाकिस्तान के बाकायदा तौर पर सदूर मुंतखब होते थे। सबसे पहले सदर जो है, मैंने आपको बताया, सदर पाकिस्तान सबसे पहले जो है वो सिकंदर अली मिर्जा, ये बने 1956 ता 1958, तकरीबन 2 साल का दौर है। इसके बाद एक तवील दौर आता है हमारे जनरल मोहम्मद अयूब का, अयूब खान जिसको कहते हैं। ये 1958 से, ये मार्शल लॉ के दौर है, 1958 से 1969 तक ये सदर पाकिस्तान रहे। इसके बाद जो है वो दौर आता है आगा मोहम्मद याहिया खान का, जनरल याहिया खान, ठीक है। इसका दौर है जो कि 1969 से 1971 तक ये सदर रहे। इसके बाद चूंकि इलेक्शन हुए, आम इंतखाबात, और माजरत के साथ ये आम इंतखाबात ऐसे थे जैसे अभी 2024 में हुए हैं कि एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग जो पार्टी है वो बांग्लादेश की, वो वाज़े अक्सरियत में मशरकी पाकिस्तान से सीटें जीत चुकी थी और अब उनकी हुकूमत थी। और ऐसे ही जैसे अभी हालात हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए, तो बहरहाल उस वक़्त भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो वज़ीर आज़म सदर बनाया दिया गया। तो 1971 के अंदर जो है, 1971 से लेकर 1973 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो दौर शुरू होता है, 1971 था 1973। और इस दौर में जैसे ही पाकिस्तान के अंदर इधर तुम उधर हम, उधर तुम इधर हम, ये वाले नारा, उसके बाद 1971 16 दिसंबर 1971 को एक सान्या पेश आया जिसको मशरकी पाकिस्तान का सान्या कहा जाता है, सकूते ढाका। और इसमें किताबें भी है, मैंने ढाका डूबते देखा। तो ये भी किताबें बहरहाल इंटरेस्टिंग वाकयात हैं। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की, इंतहाई तल्ख है, शीरी तो है ही नहीं है। तो इसके बाद जो है बांग्लादेश जो है ना, मशरकी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो गया। अब पाकिस्तान के पास टोटल जो इलाका था वो मगरबी पाकिस्तान 4 सूबों पे मुश्तमिल, पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान। क्योंकि बलोचिस्तान भी एक 1971 के बाद ही उसको एक सूबे का दर्जा दिया गया था। इसके बाद जो है वो फजल इलाही चौधरी 1973 से 1978, और ख़ास तौर पर एक बड़ा दौर आता है फिर जनरल ज़ियाउल्लाह का। जनरल ज़ियाउल्लाह का एक अहम दौर है और इस दौर में 1978 से लेकर 1988, अब इसके लिए जो बड़ा मशहूर मारूफ है, ये तकरीबन 10 साल दौर। इस दौर के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें अच्छी भी हुई, बुरी भी हुई, और इसमें निफाज इस्लाम के लिए कुछ कोशिशें की गई, कुछ अरबी को लागू करने की कोशिश की गई, और इसी तरह उशर और ज़कात आर्डिनेंस जो है वो लाए गए, और मजलिस शूरा जनरल ज़ियाउल्लाह ने बनाई, और इसी तरह जो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो बनाई। बहरहाल इसके बाद इनको भी एक धमाके के अंदर जो है वो कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। इसके बाद मल्क गुलाम इसहाक खान। गुलाम इसहाक खान वो परदेसी बंदा है जिसने जो है 2 दफ़ा जो असम्बलियाँ तोड़ी है, ठीक है। एक दफ़ा नवाज शरीफ की और एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो की, अगरचे मुख्तलिफ वजूहात बना के। तो ये उस वक़्त सदर के पास 58(2)B के इख्तियारात के तहत सदर पाकिस्तान असम्बलियों की तहलील कर सकता था, और ये इख्तियार 2012 के अंदर जो हमारे सदर पाकिस्तान थे आसिफ अली जरदारी, उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया और इस इख्तियार को वापस पार्लियामेंट को भेज दिया, और अब पार्लियामान जो है वो इसका फैसला करती। लिहाजा अब सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं है। सदर वजीर आज़म की, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे असम्बली जो है वो तहलील करेगा। इस तरह ये जो दौर है, फिर मियाँ नवाज शरीफ का, फिर बेनज़ीर भुट्टो का, फिर मियाँ नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर जाके जनाब जो है हमारे सदर पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ, उन्होंने एक तवील अरसा जो है वो मार्शल लॉ लगाया और उसके साथ फिर सदर पाकिस्तान रहे, और इसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर
बदलते रहे नीचे, मगर सदर पाकिस्तान की सीट उन्हीं के पास रही। और इसमें शौकत अजीज़ और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ये जो वज़ीर आज़म के ओहदे पे रहे। फिर कुछ अरसा चौधरी शुजात अली भी इसमें आए और चौधरी परवेज़ अली पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर वो रहे। फिर आगे जो है 2008 के अंदर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वो पाकिस्तान के जो है प्राइम मिनिस्टर बने, और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी मुशर्रफ के बाद सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। फिर 2013 के अंदर जब आम इंतखाबात हुए तो उस इंतखाबात के नतीजे में जो है मुस्लिम लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ वो बाकायदा हुकूमत में तीसरी मरतबा आए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली। और उस वक्त सदर पाकिस्तान जो मुंतखब हुआ है वो ममनून हुसैन, जो कि अभी उनकी डेथ हो चुकी है कुछ साल पहले, तो वो बने। और इसके बाद जो है 2018 की जब आम इंतखाबात हुए तो इमरान खान न्याजी उन्होंने हुकूमत संभाली और वो पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर बने। और इसके साथ ही जो है 2022 के अंदर उनके खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद लाई गई और उस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में दोबारा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वो मुंतखब हुए। और इस दौरान जो सदर है जो PTI की तरफ से मुंतखब थे सैयद आरिफ अलवी जो है वो अभी भी सदर है पाकिस्तान है, जिनको 2 मार्च के इंतखाबात के बाद मुमकिन है कि आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर बनेंगे। और आजकल फिर जो आम इंतखाबात हुए हैं 2024 के, उसके नतीजे में फिर अभी एक खिचड़ी वाली हुकूमत बनने जा रही है। उसका क्या फैसला होगा, कहाँ पे होगा, ये आप सब बेहतर जानते हैं मुल्की हालात। तो कुछ चीज़ें इसमें ये तो थे हमारे सारे जो हालात थे पाकिस्तान के, और इसमें मुख्तलिफ आने वाले सदूर हैं उनके हवाले से। अब आपको 2 चीज़ें याद और रखनी है, कम से कम आप सबको ना मार्शल लॉ का पता हो कि मार्शल लॉ क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पता हो। आइन जो है ना पाकिस्तान की वो बड़े मारूफ है, 1956 का, 1962 का और 1973 का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी कब कब हुई है, मरदमशुमारी के हवाले से पता होना चाहिए थोड़ा सा। पाकिस्तान की आबादी कितनी है अभी मरदमशुमारी के मुताबिक, आपके इलाके की कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। 1956 का आइन चौधरी मोहम्मद अली के ज़ेर सदारत बना और 8 जनवरी 1956 को मंजूर हुआ। 8 जनवरी 1956 को ये मंजूर हुआ और तौसीक के लिए 2 मार्च को गया और इसका निफाज हो गया 23 मार्च 1956 को इसका निफाज हुआ। और इसके बाद 1962 का आइन जो है 1958 के अंदर 1956 का आइन मनसूख कर दिया गया। 1958 यहां पे जो है आइन मनसूख कर दिया गया और दोबारा फिर 1962 का आइन 8 जून को नाफिज हुआ और हुसैन शहाबुद्दीन की सरबराही में, जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में यह आइन बना था। फिर 1973 का आइन जो है 14 अगस्त 1973 को नाफिज हुआ। 12 हिस्सों में 27 अबवाब है, 280 इसके सफ़ात हैं और करारदाद मकासद इसमें शामिल है, 6 नुकात हैं और ये नाफिज हुआ। और आजकल हमारे पास जो है वो आइन चल रहे हैं, तो वो 1973 वाला आइन मुख्तलिफ तरामीम के साथ आज भी हमारे पास वही चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया एक्ट 1935 वाला कानून के हिसाब से मुख्तलिफ तरामीम के साथ 1935 वाला इंडिया एक्ट है वो चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को लगाया गया। 7 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने और सिकंदर मिर्जा ने लगाया और इसके बाद जनरल अयूब खान ने, फिर जनरल याहिया खान ने, फिर जनरल ज़ियाउल हक ने, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने। तो ये तकरीबन 4 मार्शल लॉ लगे हैं और एक बहुत बड़ा दौर है जो मार्शल लॉ का है जो पाकिस्तान पे गुजरा है। तो इसके लिहाज से जनरल जो है ज़ियाउल हक का दौर पढ़ा जा सकता है, अयूब खान का दौर पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे शरी हुदूद के आर्डिनेंस और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुए और इसके साथ साथ फैमिली आर्डिनेंस जो है वो जनरल अयूब के दौर में हुए। आप लेबर पॉलिसी और ज़राअत की पॉलिसी जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुए, उनको पढ़ा जा सकता है। और इसी तरह जो पाकिस्तान के जो मशरक़ी पाकिस्तान है उसके अलहदगी के जो मुख्तलिफ असबाब थे और उसमें शेख मुजीबुर रहमान जो है उसके जो 6 नुकात थे, उसकी शेख वाजिद हसीना उसकी बेटी आज भी वहाँ पे बरसरे इक़्तिदार हैं, तो उस हवाले से भी आप पढ़ सकते हैं।
तो बरसगीर के अंदर जो पाकिस्तान की तारीख है, बुनियादी बुनियादी चीज़ें जो है ना, जो पेपर में इंटरव्यू में पूछी जाने वाली हैं, वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ें अगर आप तसल्ली के साथ याद कर लेंगे तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। बाकी मुताला के लिए आप मुताला पाकिस्तान पढ़ लें सेकंड ईयर की, और साथ में BA की ग्रेजुएशन की मुताला पढ़ लें, और इनके अदवार पढ़ने हैं मुख्तलिफ, तो आप 9-10 का मुताला पढ़ लें तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन तैयारी जो है वो मुमकिन है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। बड़ी कोशिश की है समराइज़ करने की, इतनी बड़ी हिस्ट्री है, अगर डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर भी है, मगर आपके सिलेबस में उतनी नहीं। हाँ, हिस्ट्री वालों की है वो हम इंशा, और पाकिस्तान स्टडी वालों की है वो हम इंशाल्लाह तो उनको अलग से पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाएंगे। बाकी आपके लिए जनरल चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका कवर हो जाएगा। तो आज तक का जो मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ चीज़ें थी वो हमने आपको पढ़ा दी हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए काफ़ी शाफी होगा। बाकी हालात हाज़रा से वाकफियत रखने के लिए अखबार का मुताला करते रहें, न्यूज़ सुनते रहें, और अखबार में कोई एक कालम ज़रूर पढ़ें, और मेन जो सुर्खियाँ होती हैं उनको ज़रूर पढ़िए। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ जो है उनको देखिए, दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं उनको हवाले से आप देखते रहेंगे तो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अभी आप